Morning everyone. So as you know your exams are going to start. आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 24 से स्टार्ट हैं और उसके लिए ना और रिवीजन इज़ स्टार्टेड। रिवीजन स्टार्ट हो चुका है और रिवीजन आपको कैसे करना है। सो टेक केयर ऑफ़ दिस थिंग कि रिवीजन में आपको आपका जो पेपर का पैटर्न था लास्ट टाइम दैट वाज ऑफ हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो वो पेपर पैटर्न किस तरह का था कि उसमें 70 मार्क्स के पेपर के अकॉर्डिंग पैटर्न डिसाइड किया था और यहाँ पर पेपर जो है आपका यूटी सेकंड है इसलिए 35 मार्क्स का है। ओके, तो आपका ये जो 35 मार्क्स का पेपर है इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वी हैव डिसाइडेड द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जिसमें 1 लाइन आंसर लिखना होगा। फिर नेक्स्ट आपका होगा 2 मार्क्स क्वेश्चन, देन 3 मार्क्स, देन 5 मार्क्स। ओके, अब कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे वो 35 मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे आपके वो अप्रॉक्स 15 और 16। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट कि आपके इस पेपर में एक एजर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन भी आने वाला है। एजर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन आपको जैसा पता है मैंने पहले रिवाइज भी कराए थे इस टाइप के क्वेश्चन, तो आई होप कि आपको पता है कि किस टाइप से करना होते हैं ये वाले क्वेश्चन। और केस स्टडी टाइप जो क्वेश्चन है वो इस बार स्किप किया है मैंने क्योंकि पेपर का वेटेज कम है तो वो इसमें एडजस्ट नहीं हो सकता। तो जो आपका बोर्ड का पैटर्न है उसमें केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी होता है। तो यहाँ पर आपको रिवीजन क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, वी हैव द वेरी लेस टाइम, और उस टाइम में आपको जो चैप्टर दिए गए हैं सिलेबस में 2003 चैप्टर्स। एक चैप्टर है आपका लॉज ऑफ मोशन, दूसरा चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, और एक चैप्टर है आपका थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो आपका वॉल्यूम 1 से जो है वो एक ही चैप्टर आ रहा है और वॉल्यूम 2 से आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिवीजन आपको कैसे करना है। तो रिवीजन करने में आपको सबसे पहले जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका ध्यान रखना है। 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है कि जो रीजनिंग, अब मैंने यहाँ पर जो सेट लिया है प्रैक्टिस सेट उसमें मैंने एमसीक्यू टाइप लिए हैं। आपका एमसीक्यू टाइप पैटर्न नहीं है लेकिन फिर भी आप जब इसको रिवाइज करें तो ध्यान रखिएगा कि चाहे एमसीक्यू हो या फिर 1 लाइन आंसर हो, जैसे भी आपका रिवीजन में आपको उसी टाइप से रिवाइज करना है, मतलब एग्जैक्ट आंसर आपको देना है। ओके, तो इट डजेंट मैटर कि आपका क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप नहीं आता है, भले ही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ना आ रहा हो लेकिन आपको आंसर चाहे वो रीजनिंग में हो 1 लाइन आंसर में जैसा भी है आपको एग्जैक्ट आंसर इसी जो क्वेश्चन गिवन है उसी से फाइंड आउट करना होगा। तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 7। अब अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ओके, तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 और आई थिंक ये रिपीट हो गया है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रैवल्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये रिलेशन लिखा है, तो बॉडी का मास है 2 kg, वो ट्रैवल करती है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी टी प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी क्यूब। ओके, उसके अलावा यहाँ पी की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, क्यू की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड आर जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं आर की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड क्यूब। So the force acting on the body at t is equal to 2 seconds is। अब आपको फोर्स फाइंड करना है, आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। तो सपोज दैट अगर ये ऑप्शन ना भी गिवन हो और आपको ये सॉल्व करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो फोर्स फाइंड करने के लिए एम ए रिलेशन होगा और मास बॉडी का ऑलरेडी गिवन है तो इसका मतलब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे इस रिलेशन से जो डिस्प्लेसमेंट का गिवन है। तो इसमें पी टी प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी क्यूब वाले रिलेशन में आपको पहले क्या करना होगा, एक्स को किस में कन्वर्ट करना है। एक्सेलरेशन में तो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा, पहले एक्स को आप वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे देन इन एक्सेलरेशन। तो अगर हम एक्स को वेलोसिटी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता ही हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का जो रिलेशन हमारे पास आएगा उसमें आप पी क्यू और आर की वैल्यूज़ अभी पुट नहीं करेंगे, इनको कॉन्स्टेंट्स मानेंगे। तो सबसे पहले पी कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा, टी
क्योंकि आप टी के रिस्पेक्ट में टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो 1 हो जाएगा। इसी तरह से क्यू टी स्क्वायर पर आएंगे तो ये जो 2 पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये हो जाएगा 2QT, और इसी टी पावर से 1 माइनस हो जाएगा। प्लस थर्ड वाला जो टर्म आएगा उसमें 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि वो पावर में लगा है, RT²। ये हो गई आपकी वेलोसिटी। और जब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब की बार में ये जो टर्म है आपका जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, 0, प्लस जो आगे वाला टर्म है उसमें t जो है वो 1 हो जाएगी, 2Q, प्लस जो लास्ट वाला आपका टर्म है उसमें आ जाएगा 3, और ये पावर में जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 6RT। ओके, तो ये बचता है आपके पास 2Q + 6RT। अब आप जो वैल्यूज़ गिवन है उनको पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 2 इंटू क्यू कितना है आपका, क्यू यहाँ दे रखा है 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 6RT है, 6 इंटू आर कितना दे रखा है यहाँ 5, और टाइम भी आ रहा है। तो कितने टाइम पर आपको फाइंड करना है, तो टाइम आपको फाइंड करना है 2 सेकेंड पर। ओके, तो सिंप्लीफाई अगर करें तो पहले वाला टर्म हो जाता है 8 प्लस उसके आगे कितना हो जाएगा 6, 5 और 2 की मल्टीप्लाई, तो 6 2 ज़ा 12, 5 ज़ा 60, तो यहाँ आ जाएगा 60, या फिर हम इसको 68 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। फाइंड क्या करना है, फोर्स। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मास से। मास कितना है 2, तो F = 68 इंटू 2, कितना आंसर हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 113, तो 136 न्यूटन। अब इसमें आई होप सबसे पहला ही आंसर है 136 न्यूटन। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का आपको ध्यान रखना है, किस तरह से सॉल्व करना होता है, दैट मैटर्स। ओके, तो ये जो है आपका 7th क्वेश्चन का आंसर था, रिपीट हो गया है ये। अब नाउ कमिंग टू 8th क्वेश्चन। तो यहाँ 8 वाला जो क्वेश्चन है इसको देखिए, इसमें लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, विजिबल है मुझे लगता है, नहीं तो आप एक काम करिएगा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको आगे। अगर क्वेश्चंस रह भी जाते हैं, क्योंकि एक दिन मिल रहा है एक चैप्टर के रिवीजन के लिए हमें, तो आप इसको प्रैक्टिस सेल्फ कर लेंगे, जो नहीं आएगा दैट यू कैन आस्क। अ बॉडी विद मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। फोर्स यहाँ दे रखा है -3I + 4J न्यूटन। If its initial velocity at t is equal to 0 is v is equal to 6I minus 12J meter per second, the time at which it will just have a velocity along the y-axis। तो जब ऐसा कुछ दे रखा है, जैसे यहाँ लिखा है F = -3I + 4J, तो इसका मतलब इसका फोर्स जो है वो 2 डायरेक्शन में है, क्योंकि I जो है वो एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है और J y एक्सिस के अलॉन्ग। इसी तरह से वेलोसिटी एट टाइम t0 पे 6I - 12J दे रखी है। तो आपको क्या फाइंड करना है, टाइम एट विच इट विल जस्ट हैव अ वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस। कितने टाइम पर इसकी वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी, तो ओनली वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपको फाइंड करना है। तो यहाँ टाइम दे रखा है t = 0, तो ऐसा कोई भी टाइम पॉसिबल नहीं है जिस पर इसकी वेलोसिटी ओनली वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों ही टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। जब फोर्स दोनों एक्सिस में लगाया जा रहा है, ये फोर्स है, इसकी वैल्यू दोनों एक्सिस में है, आई और जे दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर वेलोसिटी जो है दैट विल ऑलवेज बी इन द 2 डायरेक्शंस। तो इसका आंसर होगा नेवर। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो है वो फिर से MCQ दे रखे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी चेंजेस इट्स। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो क्या चेंज करता है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसका मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है ऑल ऑफ द अबव। जब फोर्स लगता है तो वो इन सारी ही चीज़ों को चेंज करता है, मोशन भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ऑल। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, ये असर्शन रीजन टाइप है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करस्पॉन्ड्स टू फोर्स। तो पता है आपको, इट इज़ करेक्ट
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वही फोर्स होता है, F इज इक्वल टू dp/dt। स्टेटमेंट 2 है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करस्पॉन्ड्स टू काइनेटिक एनर्जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या काइनेटिक एनर्जी को भी करस्पॉन्ड करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी को करस्पॉन्ड नहीं करता है, ओनली फोर्स को करस्पॉन्ड करता है, क्योंकि अगर हम ओनली मोमेंटम को करस्पॉन्ड करता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स को करस्पॉन्ड करेगा, इट मीन्स दिस। तो अगर हम ये लिखें तो ये जो रिलेशन है इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये याद रखिएगा, इसमें जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ए ओनली, यहाँ पर आप ए ऑप्शन बताएंगे। ओके, फिर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर जब आप आएंगे तो उसमें दे रखा है अ ट्रक एंड कार आर मूविंग ऑन अ प्लेन रोड विद सेम काइनेटिक एनर्जी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। दे आर ब्रॉट टू रेस्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स विच प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स। जब उन पे ब्रेक लगाया जाता है तो रिटार्डिंग फोर्स दोनों के लिए इक्वल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रक इज शॉर्टर देन कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इससे पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लें कि दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन दोनों के मासेस में डिफरेंस है। तो हमें एक फार्मूला पता है कि k इज इक्वल टू जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है, k इज इक्वल टू p²/2m। ओके, तो दोनों की क्या सेम है, काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों के लिए क्या डिफरेंट होगा, दोनों के लिए मोमेंटम डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों में मास का डिफरेंस है। तो कार और ट्रक है तो इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा है उसकी स्पीड कम होगी और जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसका मास कम होगा। दोनों को रेस्ट पे लाने के लिए सेम फोर्स लगाना पड़ता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रक इज़ शॉर्टर देन कार, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इज़ शॉर्टर देन ट्रक। तो स्पीड में डिफरेंस है। आपको पता है कि कार का जो मास है वो कम है और ट्रक का मास ज़्यादा है, तो कार की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। तो अगर कार की स्पीड ज़्यादा है और टाइम सेम ही लगता है दोनों को उतना डिस्टेंस कवर करने में, तो कार की अगर स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार विल बी मोर। लिखा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रक इज़ शॉर्टर देन कार। फिर नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इज़ शॉर्टर देन ट्रक। डिस्टेंस ट्रैवल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ बोथ द व्हीकल्स और बोथ विल ट्रैवल सेम डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इसमें ये जो सी पॉइंट लिखा है इसमें लिखा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल वेलोसिटी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है वो मास पर डिपेंड करती है। मास के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम है तो दोनों में जिसका मास ज़्यादा है उसी का मोमेंटम ज़्यादा होगा। ओके, तो जिसका मास ज़्यादा है वो ट्रक है, तो उसका मतलब उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो आप सी स्टेटमेंट अगर चूज़ करें, क्योंकि हमें वेलोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम श्योरली ये नहीं कह सकते हैं कि ए या बी में से ए वाला सही है। तो सी वाला जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ पे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है और भी इसमें कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार आप रीड कर लें। अ ब्लॉक ए ऑफ मास m1 इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एंड इट स्लाइड्स डाउन द प्लेन। अनदर ब्लॉक ऑफ मास m2 सच दैट m2 इज ग्रेटर देन m1। m2 का मास ज़्यादा है और स्लाइड किए जाते हैं इंक्लाइंड प्लेन से। सेम पॉइंट से सेम हाइट से रिलीज किए गए हैं, फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू इफ द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय एयर इज नेग्लिजिबल। बोथ ब्लॉक्स विल रीच ग्राउंड एट सेम टाइम। बोथ ब्लॉक्स विल रीच ग्राउंड विद द सेम स्पीड. Speed of both the blocks when they reach ground will depend on their masses. Block A reaches ground before block B. तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी, कि अगर एक बॉडी को थ्रो करते हैं किसी हाइट से और उसको जो है हॉरिजॉन्टली पुश करके थ्रो किया है और एक बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो हमेशा दोनों को ग्राउंड तक पहुंचने में सेम टाइम लगता है। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा कि बोथ ब्लॉक विल रीच ग्राउंड एट सेम टाइम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन इसमें दे नहीं रखा है, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, इस तरह से लिखा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन may have any angle between 0 and 360. Velocity and acceleration may have any angle between 0 and 180. Acceleration vector is always perpendicular to the velocity vector. The velocity vector doesn't change. तो इसमें जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर्स हैं वो ऐसा नेसेसरी नहीं है हमेशा सेम ही डायरेक्शन में हो। तो फर्स्ट वाला जो है रॉन्ग है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 0 और 360 का एंगल बनता है, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एनी एंगल बिटवीन 0 एंड 180। और लास्ट है एक्सेलरेशन अगर परपेंडिकुलर है तो आपका ये सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी करेक्ट, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अब एक काम करती हूँ, मैं आपको ये क्वेश्चंस जो है वो शो कर दे रही हूँ, 3, 4, इसके बाद 6 और ये 2, इतने क्वेश्चंस और आपको करने हैं। तो प्रैक्टिस दीज, ओके।